नमस्कार फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। पिछली क्लास में हमने बात की थी, चर्चा की थी डिटेल में। भारत का भूगोल हम शुरू करेंगे और किस तरह पढ़ना है, क्या करना है, सब कुछ डिटेल में हमने बात कर चुके हैं। आज जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी, मैप को ध्यान से देखना और समझना कोशिश करना। देखो, स्थिति और विस्तार हमारा टॉपिक है और हम इसको पढ़ेंगे। कोशिश करेंगे इस टॉपिक को इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं। काफ़ी सारे फैक्ट है इसमें और डिटेल काफ़ी ज़्यादा है। हमें विवादों को पढ़ना होगा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो देश बनाते हैं उनको पढ़ना होगा, भारत के राज्यों को पढ़ना होगा और जो तटीय सीमा बनती है उनको पढ़ना होगा। काफ़ी ज़्यादा मतलब इसमें डिटेल है, ठीक है, और फैक्ट काफ़ी ज़्यादा है। तो इसको इंटरेस्टिंग बनाते हुए हम पढ़ेंगे ताकि लंबे समय तक हमें चीज़ें याद रहे। हमें अक्षांशी और देशांतरी जो रेखाएं होती है, काल्पनिक रेखाएं, हमें उनकी भी चर्चा करनी पड़ेगी इसमें, क्योंकि भारत की जो स्थिति का पता लगाना है, विश्व के अंदर के किस जगह स्थित है, और समय का पता लगाना है कि भारत में क्या समय हो रहा है, ठीक है, और दूरियों को पता लगाना है। तो उन सब के लिए भी हमें वो देशांतर और वो रेखाएं, उसका निर्धारण कैसे होता है, तो इसकी चर्चा करनी पड़ेगी। अक्षांशी और देशांतरी रेखाओं की चर्चा करने के लिए हमें ये जानना होगा कि किस तरह उनको बनाया गया, ठीक है, आवश्यकता क्यों पड़ी और कहाँ से शुरुआत हुई, सब कुछ, ठीक है। तो डिटेल में बात करेंगे और समझते हुए चलेंगे। अब हम शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। सबसे पहले तो आप इसको ध्यान से देखिए, भारत का मानचित्र आपने देखा होगा। आपको ये भी पता होगा कि भारत में कितने राज्य है, कितने केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। राजधानियां आपको पता नहीं होगी भारत में किस राज्य की कौन सी राजधानी है, तो ये काम आप कर लेना। आप अपने हिसाब से राजधानियां आप पता कर लेना कि किस राज्य की राजधानी कौन सी है, क्योंकि जब हम कर्क रेखा की बात करेंगे तो यहाँ पे भी हमें देखेंगे कि राजस्थान कौन सी राजधानी, ठीक है, जो सबसे दूर है, जैसे कि राजस्थान की राजधानी हो गई। फिर यहाँ पे दो जिले आएंगे, ठीक है, मणिपुर और ये नागालैंड के नीचे वाला नागालैंड, ठीक है। तो यहाँ से जो कर्क रेखा जाएगी ना, जो इन दोनों जिलों से होकर गुजरेगी, त्रिपुरा से और मणिपुर से, ठीक है। तो फिर इन दोनों की जो राजधानियां है ना, वो कर्क रेखा के ऊपर स्थित है। राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर, ये भी कर्क रेखा के ऊपर स्थित है। बाकी सभी राज्यों की राजधानियां कर्क रेखा के नीचे स्थित है। तो राजधानियों को लेकर भी क्वेश्चन बन जाता है, तो हमें ये भी समझना होगा। हम हर एक चीज को समझेंगे लेकिन उसको मैप के द्वारा हम समझने की कोशिश करेंगे। बिना मैप के हम भूगोल नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें समझना है, रटना बिल्कुल भी नहीं। अब हम शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हम एक स्टोरी के रूप में अगर बात करें ना, क्योंकि यहाँ की सीमा का निर्धारण करने के लिए हम सिर्फ देश को रख देंगे तो फिर वो तो रटना हो गया ना, वो तो फैक्ट बनाना हो गया, वो नहीं करना है। आपको पता है 4 छोर है भारत के, जिससे मतलब कि उसका एरिया का निर्धारण किया जाता है, क्षेत्रफल का। तो सबसे उत्तर में जो छोर है ना, वो तो लद्दाख हो गया, केंद्र शासित प्रदेश हो गया, लद्दाख यहाँ पे स्थित है, ठीक है। आपने फिल्म देखी होगी 3 इडियट, तो जो वांगचू होता है ना, जिसके ऊपर रेंचो, जिसके ऊपर फिल्म बनाई गई, वो लद्दाख का ही है। जिस कैरेक्टर को उसने निभाया ना, वो लद्दाख के ही है, ठीक है। अभी उन्होंने आंदोलन भी किया था भूखे रहने का, सरकार से मांग भी की थी, लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया था। उन्होंने किया था, आप सोशल मीडिया पर सर्च करना आ जाएगा वो। तो ये वो यही कहते हैं लद्दाख के, ठीक है। तो लद्दाख, फिर इधर गुजरात हो गया और इधर अरुणाचल प्रदेश हो गया आखिरी छोर, और इधर नीचे तमिलनाडु हो गया, ठीक है, ये आखिरी छोर है। उसके बाद अगर अंडमान का हम देखते हैं तो यहाँ पे अंडमान निकोबार हो जाएगा, इधर लक्षद्वीप हो जाएगा, ठीक है। ये अपना भारत देश है। यहाँ पे सिक्किम हो जाएगा, भूटान देश सीमा मना रहा है, चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार, ये अंतर्राष्ट्रीय देश है जो सीमा बना रहे हैं, ठीक है। ये मोटे मोटे तौर पे हमें पता भी है, ये इनको मतलब इनको पढ़ना है, लेकिन ये अब हमें पता है कुल मिला के। अगर नहीं भी पढ़ेंगे ना, तो भी हमें पता है कि कौन से देश भारत का सीमा बनाते हैं। तो ये तो एक जनरल नॉलेज वाली बात होगी, हमें डिटेल में पढ़ना है। सबसे पहले लद्दाख के बारे में आप क्या जानते हो? देखो, 4 छोर के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेंगे ना हम। लद्दाख, ठीक है, लद्दाख के बारे में
थोड़ा बहुत जानते होंगे ना आप। आपने देखा होगा अभी राहुल गांधी बाइक लेके वहां पे राइडिंग की थी, ठीक है, तो वहां पे पत्थर ही पत्थर दिख रहे थे वहां पे, पेड़ पौधे ज्यादा नजर नहीं आए। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो देखना आप उनका, ठीक है। एक राजनीति तौर पे मत देखना, ऐसे ही समझने के लिए चीजों को, क्योंकि उन्हें काफी लंबी राइड थी तो काफी सारा एरिया आ गया था उसमें। तो उसमें क्या है कि वहां पे पत्थर ही पत्थर है। तो आप वहां पे अंदाजा लगाइए कि उसकी स्थिति कहाँ पे है। सबसे पहले तो कि वो जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्व में स्थित केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। पत्थर ही पत्थर है, तो वहां पे भी एक रेगिस्तान है, जैसे एक रेगिस्तान है ना अपने राजस्थान पंजाब हरियाणा यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा बहुत गुजरात में। तो इसी तरह का एक रेगिस्तान यहाँ पे भी है। ये ठंडा रेगिस्तान है, यहाँ पे बर्फ ही जमी रहती है बस। ये गर्म रेगिस्तान है, ठीक है। ये विविधता हो जाती है, डाइवर्सिटी हो जाती है कि ये रेगिस्तान और ये रेगिस्तान किस प्रकार भिन्न है दोनों। तो यहाँ पे क्या है कि ये रेगिस्तान लद्दाख में भी है और राजस्थान में काफी ज्यादा विस्तार है। तो राजस्थान में भी है और लद्दाख में भी है। लद्दाख में क्या है कि रेगिस्तान में बर्फ ही जमी रहती है, ठीक है। तो खेती करना वहाँ पे संभव नहीं है, बहुत कम खेती कर पाते हैं वहाँ पे लोग, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि तीनों तरफ से अंतर्राष्ट्रीय देशों की सीमा लगी हुई है वहाँ पे। जैसे इधर अक्साई चीन हो गया, यहाँ पे चीन हो गया, तिब्बत हो गया, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये देश। फिर एक चीज और देखनी देखेंगे हम आगे डिटेल में समझेंगे कि जो पीओ के है ना, ये इधर अक्साई चीन हो गया, यहाँ पर वो एक नाम भूल गया मैं याद आती बता दूंगा। इस जगह केटू, जो केटू चोटी है ना वहाँ पे, अ, चाइना के नाम से ही है कुछ वहाँ पे, जो है वहाँ पे, है ना, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो आप, चाइना हो गया, अफगानिस्तान, और ये काफी कम हिस्सा भी भारत के पास है वहाँ पे, ठीक है। काफी कम क्या मतलब कि बहुत ज्यादा हिस्सा इन देशों ने छीन रखा है हमसे। 1962 में आपको पता हो तो एक चीन ने धोखे से युद्ध कर दिया था, मतलब छेड़ दिया था, आर्मी भेज दी थी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से काफी सारे जमीन जो इस जगह से उन्होंने छीन ली थी हमसे। और 1984 में पाकिस्तान ने यहाँ पे आके कब्जा कर लिया था। पीओके तो पहले वो अधिकृत था, लेकिन इंदिरा गांधी के टाइम पे, तो इंदिरा गांधी यहाँ पे चली गई थी, ठीक है। और धमकी भी देती थी कि यहाँ पे विस्फोट करने की इस इलाके पे। इससे विस्फोट करने से क्या होता है, काफी ऊंची जगह है, ठीक है। अगर वहां पे बारूद से कुछ किया जाता तो जो बर्फ पिघलता और जो पानी होता ना, तो वो पाकिस्तान को निपटा देता पूरा। उसका बहाव इतना खतरनाक वहां पे था, इसलिए वहां पे बर्फ के मौसम में ज्यादा मतलब छेड़खानियां नहीं होती, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान ने कर दी थी। तो वहां पे फिर भारत सरकार ने बोला था उनको, ठीक है, तो फिर वो हट गए थे, वापस चले गए थे। क्योंकि अगर उस वक्त अगर वो छोड़ देता ना बारूद वारूद, तो फिर पाकिस्तान तो मतलब बह जाता पानी में, बाढ़ आ जाती पाकिस्तान में। तो इस तरह की स्थितियां बनती है यहाँ पे। तो रेगिस्तान होने का ये कारण है, क्यों काफी ऊपर है तो बर्फ जमी रहती है वहाँ पे, बारिश नहीं हो पाएगी फिर, ठीक है। समझ तो रहे हो ना आप चीजों को, आसानी से समझ आ रही होगी चीजें, बहुत बेसिक चीजें हैं ये। तो यहाँ पे बारिश तो हो नहीं पाती है, ठीक है, बहुत मतलब ना के बराबर ही बारिश होती है। अब खेती नहीं हो पा रही है, बारिश नहीं हो पा रही, तो वो लोग क्या करते हैं फिर के चरवाहा के रूप में अपना कार्य करते हैं, अपना व्यापार करते हैं, जैसे दूध बेचना, निकालना, मक्खन वक्खन, चीज बीज, ये सब मांस, ठीक है, ये सब चीजें करते हैं। तो वहां पे एक बकरी है, उसका नाम है पश्मीना बकरी। उसका नाम है पश्मीना बकरी। तो लद्दाख के लोग क्या करते हैं, उस पश्मीना बकरी से ऊन प्राप्त करते हैं, ठीक है। व्यापार का साधन तो बनाएंगे ना, खेती कर नहीं पा रहे हैं। और वहां पे तो गर्मियों का इंतजार करना पड़ता है, मतलब मौसम पानी पीने के लिए भी, ठीक है। बाकी गर्म कर लेते हैं, आग जला लेते हैं, पर जब गर्मी आती है ना तो बर्फ पिघलता है, तब उनको पानी अच्छे से पानी नसीब होता है। वो वहाँ की हालत ऐसी है, ठीक है, पेड़ पौधे उग नहीं पाते हैं ज्यादा, ये स्थिति है वहाँ की। तो यहाँ पे क्या है कि पश्मीना बकरी है एक, जिससे ऊन प्राप्त करते हैं। अब देखिए आपके, एक देश, एक राज्य दूसरे राज्य के साथ कैसे रिलेशन बना रहा है। पता है यहाँ पे आपको, जम्मू कश्मीर है, ठीक है, जम्मू कश्मीर है। वो पहले पूरा जम्मू कश्मीर ही हुआ करता था ये, लेकिन अभी केंद्र शासित प्रदेश बना दिए दो, तो ये जम्मू कश्मीर है। लद्दाख के लोग क्या करते हैं, यहाँ पे तो रेगिस्तान हो गया, ऊन प्राप्त करते हैं और जम्मू कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। देखो, कोई भी चीज अच्छी लगे ना, पॉइंट वीडियो रोक के लिख लेना आप,
ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें लिखवाऊंगा तो काफ़ी लाइट में मतलब समय लग जाएगा। बाकी जो लिखवाने हैं ना स्थिति विस्तार में मैं लिखवाऊंगा। जम्मू कश्मीर है यहाँ पे, तो ये लोग क्या करते हैं कि पश्मीना बकरी का जो ऊन प्राप्त करके इन व्यापारियों को बेच देते हैं। ये व्यापारी क्या करते हैं फिर, शोले बनाते हैं ये। देखो पश्मीना बकरी का नाम है, ठीक है, लद्दाख के लोग ऊन प्राप्त करते हैं, काफी महंगा होता है ये ऊन, ठीक है, काफी महंगा होता है। फिर इस ऊन को किसको बेच देते हैं, कश्मीरी व्यापारी को। संबंध बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, ठीक है, कश्मीरी व्यापारी को बेच देते हैं। कश्मीरी व्यापारी क्या करते हैं, उनके शोले बनाते हैं, ठीक है, और वो फिर पूरे भारत में बेची जाती है। तो उस बकरी से पूरा संबंध कैसे बना देखो, तो इसी तरह होते हैं ये देश, अपना देश इसी तरह विविधता वाला मतलब डाइवर्सिटी वाला अपना देश है, ठीक है। तो होता है क्या यहाँ पे कि अब ये जो व्यापारी है ना, ये भी कुछ उनके लिए इन पर निर्भर है, ठीक है, लद्दाख के लोगों पर। अब ये लोग भी नहीं चाहते कि लद्दाख में कोई जंग छिड़े, मतलब कि लड़ाइयाँ हो, क्योंकि व्यापारी वर्ग को आप जानते ही हो, वो अपने लाभ के लिए कार्य करते हैं, ठीक है। तो वो ये नहीं चाहते हैं कि लद्दाख में कोई ऐसी चीज, पढ़े लिखे लोग भी होते हैं वो, तो उनको पता है कि जंग से कितना नुकसान हो जाता है, तो फिर वो इसका समर्थन करते हैं लद्दाख का पूरा। तो ये सारे आसपास वाले जितने भी राज्य हैं, ये संबंध है हमारे देश में हर एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ। अब हम जब कावेरी नदी यहाँ पे पढ़ेंगे नदियों के अंदर, तो 3 राज्यों में उसका विवाद चल रहा है, आपको पता है। तो उस नदी को लेकर 3 राज्यों में विवाद चल रहा है, लेकिन विवाद सिर्फ बांध को लेकर है। अगर बाकी लोग जो मोहब्बत है ना, वो तीनों राज्यों में सेम ही है, एक तरह के लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, ठीक है। तो ये संबंध स्थापित करते हैं हमारे देश में, इसीलिए हमारे देश के जो सारे राज्य है ना, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब अंग्रेज आए थे भारत में, आपको पता है, तो भारत में अंग्रेज आए, उसके बाद पुर्तगाल आए, तो पुर्तगाल केरल में यहाँ पे आए, तो यहाँ पे रुक गए थे वो, और वास्को डिगामा आया था, ठीक है, वो यहाँ से मसाले लेके गया, मसाले पता ही नहीं क्या होते थे उनको, यहाँ से लेके गया, 60 गुना ज़्यादा दाम में उन्होंने वहाँ पे इंग्लैंड में बेच दिया, ब्रिटेन में, ठीक है, 60 गुना दाम में यहाँ से ले गया। तो वो चीज़ें उनको प्रभावित कर रही थी भारत में आने के लिए। और दूसरी चीज़ क्या थी भारत में, जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले इतना क्रूरता हो गई थी ना राजाओं में, हद से ज़्यादा क्रूरता हो गई थी लोगों के प्रति, मतलब उनका खून निचोड़ रहे थे लोगों, सॉरी, राजा जो भी थे ना, सत्ता में बैठे थे, सबकी बात नहीं है, लेकिन ऐसे राजा हो गए जो उनका खून निचोड़ लिया, उनका मतलब 24-24 घंटे काम करने पे मजबूर है, धर्म के नाम पर, ठीक है, जातियों के नाम पर बांट दिया, और काफी ज्यादा हालत खराब कर दी। तो वही कारण रहा, जब अंग्रेज आए ना, तो अंग्रेजों ने ये कहा कि हम उनसे बेहतर है, समझाए लोगों को, शिक्षा के बारे में बताया, और उन्होंने अपना संविधान लेके आए, वो अपने एक्ट लेके आए उन्होंने। तो उनकी जो नीतियां थी, उनके जो कार्य थे ना, जो लोगों को पता था कि हम अंग्रेजों के गुलाम बनने वाले हैं, लेकिन वो अंग्रेज सही थे उन लोगों से, ठीक है, ऐसी मतलब वो अंग्रेजों ने उनके सामने ला के बातें रखी, ठीक है, तो उनको लगा कि ये सही है वो गलत है, तो इसलिए तो एक देश गुलाम बना। जब अपने ज्यादा क्रूर क्रूर हो जाते हैं ना, तो बाहर से आए हुए लोग उस पर राज्य करने लग जाते हैं, ठीक है। अगर अपने मिल कर रहेंगे तो थोड़ी थोड़ी गुलाम बना पाएंगे क्या। तो आजादी के बाद जो संविधान लागू हुआ ना, उस संविधान में पूरे भारत के लिए एक बात रखी गई कि संघ, ठीक है, कोई भी राज्य अपनी मर्जी से देश से अलग नहीं हो सकता है, ठीक है, कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता है बिना, और अगर अलग होना चाहे तो सिर्फ सरकार की अनुमति नहीं चाहिए, उसके लिए स्पेशल संशोधन करना पड़ेगा, उसमें विपक्ष की भी भूमिका होगी फिर, ठीक है। जैसे अभी बांग्लादेश हम पढ़ेंगे, तो यहाँ पे एक समझौता हुआ था, 100वां संशोधन किया था, ठीक है, नरेंद्र मोदी सरकार ने। तो कुछ गांव जो बांग्लादेश को दे दिए, कुछ गांव बांग्लादेश से हमने ले लिए थे, तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण संशोधन करना पड़ता है। पहले जो रियासतें थी, जो राजा थे, वो अपने आप में पूरा देश थे, अपने आप में पूरा देश थे, लेकिन वर्तमान में भारत नाम है ना अपने देश का, तो उस भारत के अंदर ही पूरा संविधान छिपा हुआ है,
उस भारत के अंदर ही, मतलब भारत ही अपने आप में पावर है, संप्रभु है, ठीक है। बाकी व्यक्तियों के पास कोई पावर नहीं है। जब तक वो संविधान के दायरे में है, वो इस देश में सेफ है, ठीक है, अच्छे से है। जब भी वो संविधान के खिलाफ बोलेंगे तो उनके वो अन्याय अन्याय मतलब जो अन्याय कर रहे हैं देश के प्रति, देशद्रोही कहलाने लग जाएंगे, ऐसी चीजें होती है, ठीक ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब स्थिति और विस्तार हमें पढ़ना है। तो हमने लद्दाख की बात की, किस तरह लद्दाख मतलब खेती नहीं होने के बाद भी मतलब अपने व्यापार कैसे कर रहा है, ठीक है, ये सब चीजें हो गई। अब हम एक चीज और देखते हैं कि एक राज्य का देश के साथ संबंध कैसे हो सकता है। ये लद्दाख है यहाँ पे, और यहाँ पे तिब्बत है। इस जगह हम एग्जाम्पल के लिए चीज समझ रहे हैं, ताकि हम जब स्थिति और विस्तार पढ़े ना तो हमें बोरिंग ना लगे। अब आपको पता होना चाहिए कि हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे वैसे तो इसको डिटेल में। तिब्बत में तिब्बत सॉरी लद्दाख से बौद्ध धर्म लद्दाख से तिब्बत गया था, लद्दाख से होकर तिब्बत में गया था बौद्ध धर्म, उसका विस्तार हुआ। तो लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं, ठीक है, ये चीज है एक और मुसलमान भी लद्दाख में आए थे पहले, ठीक है, 400-500 साल पहले यहाँ पे आए थे। तो व्यापारी जो होते हैं ना, वो वर्ग और इतिहासकार, ठीक है, अलग अलग धर्मों के लोग, वो निकल जाते हैं घूमने फिरने या अपना राज्य स्थापित करने, लड़ाई लड़ने, ठीक है, या कुछ लिखने, कुछ जानने, जिज्ञासा होती है ना लोगों के बीच में। तो इस तरह के लोग भारत में आते गए, भारत को जानते गए, उसके बारे में लिखते गए, ये सारी चीजें होती रही। और जब भारत आजाद हुआ 1947 में, तब इन सब चीजों को ध्यान में रखा गया। इसीलिए तो भारत के संविधान को उदार का ढांचा कहते हैं, ठीक है, कि उदार लिया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है, किसी भी संविधान में, किसी दूसरे देश के संविधान में ये व्यवस्था नहीं है कि आपको गारंटी दी जाए कि आपके मूल अधिकारों की रक्षा करेंगे, और उसके लिए एक आर्टिकल बना दिया गया, आर्टिकल 32। उसमें आपके लिए गारंटी है कि सरकार ये गारंटी देगी कि आपके मूल अधिकारों की रक्षा करेगी, ठीक है। बाकी दुनिया के किसी संविधान में ये नहीं है चीज। अगर उधार ही लिया होता तो हम गारंटी क्यों देते। हमने बस वो चीजें ग्रहण की जो अच्छी है। अब हमने समाजशास्त्र जब हमारी क्लास चल रही थी तो हमने देखा था उसमें कि 1857 सॉरी 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, तो किस प्रकार वहाँ के लोगों की संस्कृति, धार्मिक मुद्दे, ठीक है, एकता, भाईचारा, बंधुत्व, स्वतंत्रता, कितने सारे मुद्दे सामने निकल के आए। और 2 साल बाद 1791 में अमेरिका की जब क्रांति हुई थी, तो 1789 क्रांति में जो चीजें सामने निकल के आए ना लोगों के मूल अधिकारों को लेकर, वो सारी चीजें 1791 में जो अमेरिका की क्रांति हुई ना, तो जब अमेरिका की क्रांति हुई और खत्म हुई, तो वहां पे मूल अधिकारों के रूप में लागू कर दी गई। तो सबसे पहले अमेरिका में लागू हुआ था मूल अधिकारों का, ठीक है। तो ये सब संबंध जुड़ते हैं एक दूसरे से। वैसे ही हमारे देश, मतलब हमारी जो विदेश नीतियाँ होती है ना, वो भी ऐसी ही जुड़ती है दूसरे देशों से। जैसे अब एक चीज और देखिए यहाँ पे, एक चीज और देखिए ध्यान से यहाँ पे, ये हमारी सीमा है, ठीक है, ये बांग्लादेश की सीमा है यहाँ पे। ये बांग्लादेश की सीमा है, जो ग्रीन कलर में दिख रही है आपको, बांग्लादेश है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे नेपाल है। अब हमारी विदेश नीति कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है यहाँ पे कि नेपाल और बांग्लादेश, तो बांग्लादेश को चलो छोड़ दीजिए नीचे, फिर समुद्र आ गए, लेकिन नेपाल, नेपाल के साथ हमें कैसे संबंध रखने होंगे, कितने मधुर संबंध रखने होंगे, कितने प्यार मोहब्बत वाले संबंध रखने होंगे, ताकि ये हमारे साथ धोखा ना करे। ये जो क्षेत्र है ना बीच में, बस 21 या 22 किलोमीटर का गैप है यहाँ पे। अगर और यहाँ पे तिब्बत हो गया, यहाँ पे तिब्बत हो गया। अब इस चीज को समझिए आप, तिब्बत यानी चीन, ठीक है, पहले तिब्बत था, अब चाइना ने यहाँ पे पूरा कंट्रोल जमा लिया अपना। और तो अब देखिए, अगर ये धोखा कर देना नेपाल हमारे साथ, तो ये 21 किलोमीटर का गैप है। और अगर यहाँ पे हम गलती कर देना थोड़ी बहुत,
तो ये 7 राज्य जो 7 सिस्टर कहते हैं इनको, 7 सिस्टर्स, ठीक है, सब हमारा हाथ से छीन जाएंगे। तो हमारी विदेश नीति भी कितनी महत्वपूर्ण और कितनी इम्पोर्टेंट भूमिका निभाती है, ठीक है, वो इससे पता चलता है। तो संबंध स्थापित होते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे देश के साथ, एक दूसरे राज्य के साथ। हमें उस संबंधों के साथ इस स्थिति और विस्तार को पढ़ना है। उसी तरह होगा समय और समय दूरी का पता लगाने के लिए किस तरह अक्षांशीय रेखाओं का विस्तार किया जाएगा, किस तरह देशांतरीय रेखाओं का विस्तार किया गया एक काल्पनिक रेखा के रूप में। कुछ लोग बैठ के समझौता करते हैं कि यहाँ से पहली रेखा गुजरेगी, वो सारी चीजें, ठीक है। तो समझने के लिए काफी समझ लिया हमने। अब हम शुरुआत करते हैं। काफी डिटेल में हमने चीजों को समझ लिया ताकि स्थिति और विस्तार किस तरह पढ़ा जाए हमें पता चल गया। सबसे पहले कुछ नहीं करना है, देखो आपको मैप बनाना है। आपको सबसे पहले आपको मैप बनाना है, इस तरह का मैप, जितना बड़ा बना सको बनाना। नहीं हो बन रहा, नहीं बन रहा है, टेंशन नहीं लेनी है। कार्बन पेपर लेके आना है आपको, छाप देना उसको, वो पेपर लेके आना है, पेज पे रखना है, मैप ऊपर रखना है और छाप देना है। टाइम वेस्ट नहीं करना है। सीखना है ना आपको, नौकरी लग जाओ, स्कूल में बैठ के दिन भर सीखना वहां पे, ठीक है। सबसे पहला काम करना है, मैप को 2 भागों में डिवाइड करना है। एक लाइन खींचनी है गुजरात, आते गुजरात पर, एक लाइन खींचनी है पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की सीमा पर, ठीक है। मैं ये सोच रहा हूं कि आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता है, बिल्कुल भी कुछ नहीं आता है, और जीरो से शुरुआत करेंगे और सब कुछ पढ़ लेंगे। ये जो क्षेत्र है, इसको कहते हैं अरब सागर, ठीक है, अरब सागर, इंग्लिश में कह सकते हो तो अरब ओकियन, ठीक है। ये है यहाँ पे इसके नीचे वाला, इसको कहते हैं बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ठीक है, बंगाल की खाड़ी। और नीचे हो गया अपना इंडियन ओकियन, हिंद महासागर, ठीक है, ओकियन, हिंद महासागर। लिख लेना, मैप बनाओ, अगर आपको नहीं पता, पता तो होगा आपको क्योंकि ये तो बेसिक चीजें हैं। इधर साइड में है अरब सागर, गुजरात जिधर है ना उधर तो है अरब सागर। जिस तरफ भारत के 7 सिस्टर्स है ना उस तरफ तो है बंगाल की खाड़ी, और भारत के दक्षिण में है हिंद महासागर, ठीक है। ये बेसिक चीज है और यहीं से हमारी शुरुआत हो जाएगी। कुछ नहीं करना है आपको, ये लिखना मैप बनाया आपने, ये सब किया। सबसे पहले आपको गुजरात और पश्चिम बंगाल 2 राज्य लिखने हैं, ठीक है। 2 राज्य लिखेंगे आप, पॉइंट लगाएंगे, भारत का स्थिति और विस्तार। उसके बाद मैप बनाना है आपको, मैप बनाएंगे, छोड़ देंगे पेज को, अगले पेज से लिखेंगे भारत, लिखना है, मैं बोल रहा हूं जो भारत की सीमा का निर्धारण, भारत की सीमा का निर्धारण 2 प्रकार से किया जाता है, ठीक है, 2 प्रकार से किया। भारत की सीमा का निर्धारण बोल रहा हूं, किताबें चाहे कुछ भी कहती हो, ठीक है, हमें उससे लेना देना नहीं है, हम समझ जाएं चीज को बस। भारत की सीमा का निर्धारण 2 प्रकार से किया जाता है। अब एक चीज नोटिस करना, नीचे तो है पानी, बस इतनी लाइन लिखनी है, भारत की सीमा का निर्धारण 2 प्रकार से, नीचे तो है पानी, ठीक है, ना सागर बोलना ना कुछ बोलना, पानी बोलना। ऊपर है भूमि, भूमि बोल दो, स्थल बोल दो, ठीक है। इधर है पानी, बस 2 प्रकार से निर्धारण किया जाता है। पॉइंट एक नंबर लिखना, स्थल या भूमि। 2 नंबर पे लिखना महासागर
ठीक है, या खाड़ी, बस महासागर या खाड़ी। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर नहीं लिखना, बंगाल की खाड़ी या महासागर। ठीक है, लिखा आपने। अब देखो टॉपिक बन गया आपका, वो दो प्रकार से किया जाता है वो। अब एरो लगाना, एक लाइन छोड़ के एरो लगा के लिखना, गुजरात और पश्चिम बंगाल, गुजरात और पश्चिम बंगाल दोनों राज्य स्थलीय सीमा भी बनाते हैं और स्थलीय सीमा भी बनाते हैं और जलीय सीमा भी बनाते हैं। ठीक है, अब जलीय सीमा को आप क्या कह सकते हो, जलीय सीमा को आप तटीय सीमा भी कह सकते हो, तटीय सीमा भी बनाते हैं, लेकिन अभी हमें जलीय लिखनी है। हम तटीय आगे एक बार वापस लिखेंगे तब लिख देंगे। हमने क्या पढ़ लिया, भारत का आधा हिस्सा पानी से भरा है, पानी में है, आधा सॉरी पानी के तट वाला है और आधा हिस्सा स्थल वाला है। दो भागों में हमने सीमा का निर्धारण कर दिया, भारत की सीमा का, ये हमने पढ़ लिया। अब ये इम्पोर्टेंट था हमारे, हमने पढ़ लिया, हमने लद्दाख की बात भी कर ली, हमने चारों छोरों की बात कर ली, देखो 3 छोरों की बात कर ली हमने, गुजरात की कर ली, लद्दाख की कर ली। अब हमें अरुणाचल प्रदेश और कन्याकुमारी, तमिलनाडु, ठीक है, इनके यहाँ पे कौन सा गांव है और कौन सा राज्य है ये देखना है, इंद्राकोल। ठीक है, ये हमें देखना है, अंडमान निकोबार की दक्षिणतम सीमा का कौन सा क्षेत्र है उसका नाम लिखना है, लक्षद्वीप में दक्षिणतम सीमा का क्षेत्र है उसका नाम लिखना है, और देशांतरीय रेखाओं और स्थितियों की चर्चा करनी है। तो ये क्लास काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो हम अगली क्लास में हम देशांतरीय स्थिति देखेंगे, अक्षांशीय स्थिति देखेंगे, स्थिति देखेंगे, और इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इस क्लास में बहुत इतना ही, एक इंटरेस्ट पैदा करने के लिए आज की क्लास थी। कल की क्लास से हम काफ़ी शानदार तरीके से और डिटेल में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।